तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप सभी लोग से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो में हम आपको जितने सारे भी क्वेश्चन बताएंगे, सारे क्वेश्चन को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जितने सारे भी क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, सारे क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम 2021 परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से ध्यान से याद कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न बताएंगे और कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताएंगे जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही बारीकी से समझा करके आपको बताते हैं। लेकिन आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी लोग कंसंट्रेट होकर के ध्यान से सुनिएगा और आराम से देखिएगा, ताकि आपको पूरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न का है। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। ध्यान से आप लोग समझिएगा, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। अगर अच्छे ढंग से आप लोग लिखते हैं तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। यदि जैसे तैसे लिख देते हैं तो आपको 1 नंबर या 1.5 नंबर मिल करके रह जाएगा, आपका मार्क्स कम हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो देखिए, जातिवाद के जो पोषक हैं इसके पक्ष में यही तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। इसका कहने का मतलब हुआ कि जैसे मान लिया कि कोई लोहार जाति से बिलोंग करता है, वह लोहे का काम करेगा, कोई कुम्हार जाति से बिलोंग करता है, वह मिट्टी वाला काम करेगा। इस प्रकार से कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। देखिए, जातिवाद के पोषक ऐसा कह रहे हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 40 से 50 शब्दों में लिखना रहता है, तो बस आपको इतना से ज्यादा नहीं लिखना है। जातिवाद के पोषक इसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के पोषक इसके पक्ष में तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तो पहला का आंसर आपको इतना ही लिखना है। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। खोखा किन मामलों में अपवाद था, आप लोग ध्यान से समझिएगा। सेन साहब की 5 लड़कियां थी। आप सभी लोग जानते होंगे कि सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी, 5 पुत्रियां थी। और पुत्र का जन्म तब हुआ जब संतान की कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई थी। यानी कि सेन साहब को बिल्कुल भरोसा नहीं था कि हमें बेटा भी होगा, इसलिए उनको पुत्र तब हुआ जब संतान की कोई उम्मीद नहीं थी। अर्थात सेन साहब को पुत्र तब नसीब हुआ जब पति पत्नी दोनों बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे। ध्यान से आप लोग समझ रहे हैं किस प्रकार से आपको लिखना है। खोखा किन मामलों में अपवाद था, तो आपको सबसे पहले लिखना है कि सेन साहब की 5 पुत्रियां थी और पुत्र का जन्म तब हुआ जब संतान की कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई थी। अर्थात सेन साहब को पुत्र तब नसीब हुआ जब पति पत्नी दोनों बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे। यानी कि सेन साहब और उनकी पत्नी दोनों जब बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे, उस टाइम जन्म हुआ किसका, खोखा का। आप लोग ध्यान रखिएगा। इसलिए खोखा जीवन के नियमों के अपवाद के साथ साथ घर के नियमों का भी अपवाद था। जीवन के नियमों का वह तो अपवाद हो ही गया, इसके अलावा वह घर के नियमों का भी अपवाद था। खोखा के लिए घर में कोई नियम नहीं था। बाकी 5 पुत्रियां थी, उसके लिए घर में कूट कूट के भर भर के नियम भरा हुआ था, लेकिन खोखा के लिए घर में किसी प्रकार का कोई नियम नहीं था। इसलिए जो खोखा है वह जीवन के नियम के अपवाद के साथ साथ घर के नियम का भी अपवाद था। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा था कि खोखा किन मामलों में अपवाद था, तो इसका जवाब आपको इतना लिख देना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहां हो सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से याद करिएगा, क्योंकि सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक भी जरूर करते चलिएगा। चलिए, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहां हो सकते हैं, तो लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकते हैं। आप सभी लोग पढ़े होंगे, लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकते हैं, क्योंकि वहां के लोग भूभाग, परिवेश सब कुछ प्राकृतिक रूप में और शुद्ध रूप में मिलते हैं।
आप सभी लोगों को पता होगा कि गांव में जो शुद्ध हवा भी मिलता है, शुद्ध भूभाग मिलता है, शुद्ध परिवेश मिलता है, मतलब कि जितना शुद्धता हमको गांव में मिलता है उतना शहरी क्षेत्रों में शुद्धता देखने के लिए नहीं मिलता है। गांव में ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकता है आपसे कि भारत की आत्मा कहाँ निवास करती है, तो भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है। सच्चे भारत के दर्शन ग्रामीण जीवन की सादगी, त्याग, प्रेम, उत्कृष्टतम पारस्परिक संबंध आदि में देखने के लिए मिलता है। यानी कि अगर सच्चे भारत का दर्शन करना है तो आप लोग गांव में चल जाइए, गांव का त्याग देख लीजिए, गांव का प्रेम देख लीजिए, गांव का उत्कृष्टतम पारस्परिक संबंध देख लीजिए। मतलब लेखक की दृष्टि में अगर सच्चे भारत का दर्शन आपको करना है तो वह कहां मिलेगा, वह भारत के गांव में मिलेगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब बस आपको इतना ही लिखना है, आराम से आप लोग लिख दीजिएगा, अच्छे तरीके से हम आपको समझा भी दिए हैं। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? बढ़ते नाखूनों के द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? तो जाहिर सी बात है कि बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को आदि मानव क्या दिलाती है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो नहीं है कि आप लोग सिर्फ आदि मानव लिख करके छोड़ दीजिएगा, आपको अच्छे तरीके से ढंग से लिखना पड़ेगा। तो किस प्रकार से लिखेंगे आप लोग देख लीजिए। बढ़ते नाखूनों द्वारा जो प्रकृति है वह मनुष्य को यह याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले स्वाभाविक अस्त्र से अब भी वंचित नहीं हुए हो। आप सभी लोग जानते होंगे कि पहले मानव का अस्त्र क्या होता था, उसका नाखून ही होता था, उसका दांत ही होता था। तो प्रकृति मनुष्य को यही याद दिलाना चाहता है कि तुम भीतर वाले स्वाभाविक अस्त्र से अब भी वंचित नहीं किए गए हो, तुम्हारे नाखून भुलाए नहीं जा सकते, तुम वही प्राचीनतम नख एवं दंत वाले पशु हो, तुम नाखूनों को चाहे जितना भी काट लो वह बढ़ते ही रहेंगे। अतः जो प्रकृति है वह मनुष्य को आदि मानव रूप की याद दिलाती है। बहुत ही सिंपल भाषा में हम इसका जवाब लिखे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को एक बार में याद हो जाएगा। क्या लिखना है? अगर क्वेश्चन में पूछता है कि बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है, तो सिंपल सा इसके बारे में लिख देना है कि बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को यह याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले स्वाभाविक अस्त्र से अब भी वंचित नहीं हुए हो, तुम्हारे नाखून भुलाए नहीं जा सकते हैं, तुम वही प्राचीनतम नख एवं दंत वाले पशु हो, तुम नाखूनों को चाहे जितना भी काट लो वह बढ़ते ही रहेंगे। अतः प्रकृति मनुष्य को आदि मानव रूप की याद दिलाती है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब 5वां नंबर क्वेश्चन, वाणी कब 20 के समान हो जाती है? वाणी कब 20 के समान हो जाती है? वाणी कहने का मतलब आवाज होता है, बोली होता है, यानी कि बोली कब 20 के समान हो जाता है? तो देखिए इसका जवाब क्या होगा। वाणी तब 20 के समान हो जाती है जब व्यक्ति राम नाम की चर्चा या भजन न करके सांसारिकता की चर्चा करते हैं। कहने का मतलब कि वाणी तब 20 के समान हो जाती है जब व्यक्ति राम नाम के महिमा को, राम के नाम का चर्चा किए बिना, भजन किए बिना सांसारिक मोह माया में लिपटा हुआ रहता है, सांसारिक मोह माया की चर्चा करते रहता है, तब वाणी 20 के समान होती है। तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति ईश्वर के नाम की महिमा या गुणगान न करके, व्यक्ति ईश्वर के नाम की महिमा या गुणगान न करके मति भ्रमता के कारण पूजा पाठ, कर्म कांड या फिर वाह्य आडंबर में विश्वास करने लगता है। ठीक है, कहने का मतलब कि यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं, कवि कहना चाहते हैं कि सिर्फ आप राम का नाम लीजिए, सिर्फ आप राम का नाम लीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए, तभी आपका वाणी जो है वह 20 के समान नहीं होगा। अन्यथा आप इस संसारिक मोह माया में रह जाइएगा, पूजा पाठ में, कर्म कांड में, बाह्य आडंबर में विश्वास करने लग जाइएगा, तो आपका वाणी जो है, आपका बोली जो है वह 20 के समान हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे, फिर से एक बार हम बोल देते हैं। वाणी तब 20 के समान हो जाती है जब व्यक्ति राम के नाम की चर्चा या भजन न करके सांसारिकता की चर्चा करता है। तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति ईश्वर के नाम की महिमा का गुणगान न करके मति भ्रमता के कारण पूजा पाठ, कर्म कांड या फिर वाह्य आडंबर में विश्वास करने लगता है। काफी आसान है, काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, व्याकरण से है, संधि की परिभाषा लिखें। संधि आप सभी लोग जानते होंगे, संधि विच्छेद करना हम आपको व्याकरण में बहुत अच्छे तरीके से सिखाए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए हैं। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। जैसे देव जोड़ आलय, देखिए यहाँ पर उदाहरण में लिखा हुआ है देव जोड़ आलय, बीच में यहाँ पर जोड़ का साइन होगा, देव जोड़ आलय देवालय, गण जोड़ ईश गणेश, महाजोड़ ईश महेश, परम जोड़ ईश्वर परमेश्वर, महाजोड़ ईश्वर महेश्वर। इस प्रकार से बहुत सारे संधि विच्छेद के उदाहरण हो सकते हैं। आप लोग 4-5 संधि विच्छेद का उदाहरण दे दीजिएगा, पूरे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। नहीं तो कम से कम 2 एग्जाम्पल आपको जरूर देना है, 2 उदाहरण आपको हर हाल में देना है। 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे देव जोड़ आलय, गण जोड़ ईश, महाजोड़ ईश्वर, इस प्रकार से आप कुछ भी उदाहरण दे सकते हैं।
अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था। यह वाला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था। तो देखिए, रंगप्पा जो था वह गांव का एक जुआरी और आवारा लड़का था। क्या था? जुआरी था, मतलब जुआ खेलता था, और गांव का आवारा लड़का था। वह धन के लोभ में, किसके लोभ में? धन के लोभ में दही बेचकर आते समय मंगम्मा के साथ छेड़छाड़ किया करता था। कौन? रंगप्पा जो था वह मंगम्मा के साथ छेड़छाड़ किया करता था जब वह दही बेच करके अपने घर लौटती रहती थी उस समय। ठीक है, रंगप्पा गांव का जुआरी और आवारा लड़का था। वह धन के लोभ में दही बेच करके आते समय मंगम्मा के साथ छेड़छाड़ किया करता था और उससे पैसे भी झटक लेता था। और इतना ही नहीं, वह मंगम्मा को अनाथ समझ करके उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। कौन? रंगप्पा। तो रंगप्पा और मंगम्मा, देखिए अक्सर लोग क्या करते हैं कि नाम में कंफ्यूज कर जाते हैं, तो नाम में आपको कंफ्यूज नहीं करना है। रंगप्पा कौन था? गांव का आवारा और जुआरी लड़का था। और मंगम्मा कौन थी? वह बेचारी दही बेच करके अपना पालन पोषण कर रही थी। तो वह क्या करता है रंगप्पा कि जब मंगम्मा दही बेच करके लौटते रहती है उस समय उसके साथ वह छेड़छाड़ करता है, उसके पैसे भी झटक लेता है। मंगम्मा को वह अनाथ समझ करके उसकी इज्जत भी लूटना चाहता है। तो कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन का आंसर इतना ही होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, मां मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी। मां मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी। तो इसका सिंपल सा जवाब होगा, मंगू के प्रति मां की ममता इतनी अधिक थी। आप सभी लोग जानते होंगे कि अपने संतानों के प्रति मां की ममता कितना होता है। मां को ममता का समुद्र कहा जाता है। इसलिए मां कभी नहीं चाहती है कि उसका जो पुत्र है, उसका जो संतान है, वह उससे दूर चला जाए, उसकी देखभाल कोई और करने लगे। एक मां अपने संतान के बारे में ऐसा कभी नहीं सोच सकती है। इसलिए यहां पर लेखक कहते हैं कि मंगू के प्रति मां की ममता इतनी अधिक थी कि उसे किसी अन्य पर मंगू की देखभाल का भरोसा नहीं था। यानी कि मां को लगता था कि जितने अच्छे तरीके से देखभाल मंगू की हम करते हैं, शायद अस्पताल में जाने के बाद जो नर्स लोग होते हैं वह मंगू को इतने अच्छा से देखभाल नहीं कर सकेंगे जितना अच्छा से कि उसका देखभाल हम करते हैं। और इसलिए वह कहती थी कि मैं मां होकर के उसका पूरा ख्याल नहीं रख पाती तो अस्पताल वाले प्राय उसकी देखभाल क्या करेंगे। मतलब मां कहती थी कि हम उसकी मां हैं, सगा मां हैं, और उसके बाद उसकी अच्छी तरीके से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं तो अस्पताल वाले क्या उसकी देखभाल करेंगे, जो उसका कोई नहीं लगते हैं, वो पराये हैं। तो इसलिए मां अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। तो कुल मिलाकर के आप लोग समझ लीजिएगा कि मंगू के प्रति मां की ममता इतनी अधिक थी कि उसे किसी अन्य पर मंगू की देखभाल का भरोसा नहीं था। वह कहती थी कि मैं मां होकर के उसका पूरा ख्याल नहीं रख पाती तो अस्पताल वाले पराये होकर के क्या देखभाल करेंगे, इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। चलिए लघुतरीय प्रश्न तो हो गया। लघुतरीय प्रश्न यहां तक हम आपको बता दिए। इसके बाद हम आपको दो दीर्घोत्तरीय प्रश्न बताएंगे। क्या बताएंगे? दो दीर्घोत्तरीय प्रश्न बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए VVI है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय का। चूंकि दीर्घोत्तरीय है इसलिए थोड़ा सा इसका जवाब आपको लंबा देना होगा क्योंकि 5 नंबर का है, और ऐसे भी वहां पर लिखा हुआ रहेगा 150 से 200 शब्दों में इसका जवाब बताना है। 150 से 200 शब्दों में। तो चलिए कोशिश करते हैं कि जितना शॉर्टकट तरीके से आपको इसका आंसर बताया जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर हैं। तो भीमराव अम्बेडकर ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक रूप में दिखाया है। तो चलिए इसका जवाब हम आपको बताते हैं। जाति प्रथा को लेखक ने सामाजिक, व्यक्तिगत, आर्थिक, रचनात्मक तथा व्यावसायिक पहलुओं से हानिकारक रूप में दिखाया है। लेखक कहने का मतलब हो गया भीमराव अम्बेडकर। जाति प्रथा को लेखक ने सामाजिक, व्यक्तिगत, आर्थिक, रचनात्मक तथा व्यावसायिक पहलुओं से हानिकारक रूप में दिखाया है। सामाजिक रूप में यह ऊंच नीच का स्तर पैदा करती है। सामाजिक रूप में जाति प्रथा ऊंच नीच का स्तर पैदा करती है। व्यक्तिगत रूप से यह व्यक्ति की रुचि तथा क्षमता की अवहेलना करती है। मान लिया कि कोई नीचे जाति का आदमी है, ऐसा तो नहीं है कि उसमें टैलेंट नहीं है, उसमें क्षमता नहीं है कि वह कोई बड़ा काम कर सकता है, लेकिन जाति प्रथा इस चीज को करने नहीं देता है। हालांकि अब तो बहुत कुछ समाप्त हो चुका है, लेकिन जिस प्रकार से आपको कहानी में पढ़ना है उसी प्रकार से आपको जवाब भी देना पड़ेगा। क्या जवाब देना पड़ेगा फिर से देख लीजिए। जाति प्रथा को लेखक ने सामाजिक, व्यक्तिगत, आर्थिक, रचनात्मक तथा व्यावसायिक पहलुओं से हानिकारक रूप में दिखाया है। सामाजिक रूप से यह ऊंच नीच का स्तर पैदा करती है और व्यक्तिगत रूप से यह व्यक्ति को रुचि तथा क्षमता की अवहेलना करती है। आर्थिक रूप में यह पूर्व निर्धारित पेशे में व्यक्ति को जीने मरने के लिए बाध्य कर देती है। यानी कि जाति प्रथा इतना खराब है कि यह आर्थिक रूप से
पूर्व निर्धारित पेशे में व्यक्ति को जीने मरने के लिए बाध्य कर देती है। मतलब अगर कोई लोहार जाति से है तो उसको बाध्य करता है कि तुम लोहा का ही काम करेगा। अगर कोई कुम्हार जाति से है तो उसको बाध्य कर देता है कि तुम मिट्टी का ही काम करेगा, तुम मिट्टी का ही बर्तन बनाएगा। इसलिए आर्थिक रूप से यह पूर्व निर्धारित पेशे में व्यक्ति को जीने मरने के लिए बांध देती है। व्यावसायिक रूप में यह पेशे में बदलाव की गुंजाइश नहीं रहने देती। रचनात्मक रूप में यह सामाजिक गतिशीलता को अवरुद्ध कर देती है। तो कुल मिलाकर के देखिए कितने सारे रूप हम आपको बताए। सबसे पहला बताए कि सामाजिक रूप में, सबसे पहला सामाजिक रूप में यह ऊंच नीच का स्तर पैदा करती है। सामाजिक रूप में ऊंच नीच का स्तर पैदा करती है। व्यक्तिगत रूप में व्यक्ति की रुचि तथा क्षमता की अवहेलना करती है। दो प्रकार के बता दिए, सामाजिक रूप और व्यक्तिगत रूप। उसके बाद आर्थिक रूप से यह पूर्व निर्धारित पेशे में व्यक्ति को जीने मरने के लिए बाध्य कर देती है। व्यावसायिक रूप में पेशे में बदलाव की गुंजाइश नहीं रहने देती। और रचनात्मक रूप में यह सामाजिक गतिशीलता को अवरुद्ध कर देती है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वाले क्वेश्चन को भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर आपको हम बताएं, अगर इस प्रकार से लिखते हैं तो आपको पूरे 5 नंबर दे दिए जाएंगे। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन, सप्रसंग व्याख्या करना है। क्या करना है? सप्रसंग व्याख्या करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिरांकित अनमित नयन नभ बाष्पाच्छादित। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ देते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिरांकित और नभित नयन नभ बाष्पाच्छादित। कहाँ से लिया गया है? भारत माता से लिया गया है। भारत माता आप लोग में पढ़ने के लिए है ना, भारत माता शीर्षक कविता, उसी से यह पंक्ति लिया गया है। तो चलिए इसका मतलब क्या होता है, सप्रसंग व्याख्या करके हम आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर व्याख्या करने के लिए आ जाए तो किस प्रकार से आपको लिखना है, आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा। किस प्रकार से आपको लिखना है, आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर लिखा नहीं गया है, लेकिन अगर जिस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं इस प्रकार से आप लिखिएगा तो आपको अधिक नंबर मिलेगा। आपको क्या लिखना है? प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी गोधूली के शीर्षक भारत माता कविता से लिया गया है, जिसके लेखक सुमित्रानंदन पंत हैं। और यह इन पंक्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, उसके बाद आप यहां से शुरू करिए। इसमें कवि ने देशवासियों को भारत माता के प्रतंत्रता को बेड़ी से मुक्त कराने का संदेश दिया है। यानी कि भारत माता के प्रतंत्रता को बेड़ी से मुक्त कराने का संदेश दिया है। और जो कवि हैं यानी कि सुमित्रानंदन पंत जी जो हैं, वह आक्रोश प्रकट करते हुए कहता है, यानी कि गुस्सा जताते हुए कहते हैं कि जिस धरती पर अधर्मियों का अंत करने के लिए श्री कृष्ण को गीता का उपदेश देना पड़ा था, यानी कि जिस धरती पर अधर्मियों को अंत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को गीता का उपदेश देना पड़ा था, आज उस धरती के वासी अपनी सारी ज्ञान गर्मा का विस्करण कर मूर्तावश पराधीनता के क्रूर काल पास में जकड़ा हुआ दीनहीन तथा अपमानित है। बहुत ही आराम से हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि अब व्याख्या करना है, व्याख्या थोड़ा टफ होता है, इसलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसलिए जो कवि हैं लोगों को सारे भय भ्रम का त्याग करके अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए तत्पर होकर उठ खड़ा होने का आह्वान करते हैं। और कवि आशा प्रकट करते हुए कहते हैं कि गांधी का वह संदेश सफल होने वाला है, क्योंकि उन्होंने अहिंसा रूपी अस्त्र का अमृत जैसा दूध पिलाकर अहिंसा का संदेश देकर लोगों के मन का भय भ्रम दूर कर भारत माता के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। अतः कवि ने देशवासियों को अहिंसा रूपी अस्त्र के महत्व को समझाते हुए यह संदेश देना चाहता है कि समग्र के विकास से ही देश का विकास संभव है। समग्र के विकास से ही देश का विकास संभव है, इसलिए उनका विकास आवश्यक है, जिस पर आर्थिक विकास का निर्भर करता है। अर्थात गांव के विकास पर ध्यान देना अनिवार्य है। मतलब कुल मिलाकर के यह कहते हैं कि भारत माता का जो मुख्य रूप से निवास होता है वह गांव में होता है, और जो हमारे पौराणिक परंपरा है उसको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने अहिंसा रूपी अस्त्र का अमृत जैसा दूध पिला करके अहिंसा का संदेश देकर लोगों के मन का भय भ्रम दूर करके भारत माता के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अतः कवि ने देशवासियों को अहिंसा रूपी अस्त्र से महत्व को समझाते हुए यह संदेश देना चाहते हैं कि समग्र के विकास से ही, देखिए, समग्र के विकास से ही देश का विकास संभव है, इसलिए उनका विकास आवश्यक है जिन पर आर्थिक विकास निर्भर करता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि गांव पर ही आर्थिक विकास निर्भर करता है। गांव में किसान लोग रहते हैं, खेती करते हैं, जिससे पूरा देश का अर्थव्यवस्था रहता है, पूरे देश के लोग उस भोजन को करते हैं। अर्थात गांव के विकास पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य होता है। तो
तो यह जो पंक्ति था इसके माध्यम से आप लोग क्या सीखे, इसके बारे में आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और यदि यह वाला पंक्ति अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है तो आप लोग इसका सही सही जवाब, सही सही व्याख्या कर दीजिएगा, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी मज़े से आप लोग क्लास किए, काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी सारे गेस्ट क्वेश्चन आपको पता चला होगा कि कौन सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से जल्दी आप इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग टारगेट बोर्ड यूट्यूब चैनल के साथ, हमारे साथ इस परिवार में जुड़ सके। तो चलिए, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।